प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले सेकंड लेक्चर में हमने मेंडलीव का आवर्त नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद उसके गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, क्या होता है कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। या इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल भाषा में कहें तो तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु द्रव्यमानों के क्या है, आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, और इसी आधार पर क्या दिया गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी दी गई थी। तो हमने देखा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो कई सारी विशेषताएं थी और कई सारे इसके लाभ, लेकिन फिर भी जो है क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कई सारे दोष रह गए थे, उन दोषों को हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी दी गई। ठीक है, या हम कहते हैं कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी हम कह देते हैं। और इस आवर्त सारणी का जो आधार है वो मेंडलीव के आवर्त नियम की जगह क्या है, आधुनिक आवर्त नियम है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसका जो है आधार है। तो आज की इस लेक्चर में हम एक तो आधुनिक आवर्त नियम पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद आवर्त सारणी का जो आधुनिक रूप या दीर्घ रूप हम कह सकते हैं उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है जब हम आवर्त सारणी की विशेषताएं पढ़ेंगे ना, तो ये देखेंगे कि आवर्त सारणी में 118 तत्वों को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि इस आवर्त सारणी में 100 से अधिक जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व है ना, उनके हम IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। लेकिन इससे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो जरूर करें। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है सन 1913 में मोजले नामक साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने कि अलग अलग धातुओं पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की। जब किसी धातु पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है तो क्या पैदा होती है, वहां से एक्स किरणें पैदा होती है। क्या पैदा होता है, एक्स किरणें पैदा होती है। उसके बाद मोजले ने क्या किया कि यहां से जो एक्स किरणें पैदा हुई उनकी आवृत्ति और जो यहाँ पर धातु ली गई है उसके नाभिकीय आवेश के बीच में देखा कि कोई ना कोई संबंध है। यानी ये जो आवृत्ति है ये नाभिकीय आवेश पर डिपेंड करती है। और किस तरह से डिपेंड करती है कि एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि यदि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आवृत्ति का वर्गमूल भी बढ़ेगा और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक, तो यहां पर इन्होंने देखा। अब देखिए कि अलग अलग धातुओं पर एक्सपेरिमेंट करके मोजले ने क्या पाया कि हर बार जो है अलग अलग धातु लेते हैं तो हर बार फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी। यहाँ पर एक्स किरणों की जो आवृत्ति है वो अलग अलग ही मिलेगी। और ये आवृत्तियां जो है किस पे डिपेंड करती है, नाभिकीय आवेश पर डिपेंड करती है और परमाणु द्रव्यमान पर ये डिपेंड नहीं करती। अब देखिए कि अगर हम नाभिकीय आवेश को अगर संख्यात्मक रूप में लिखे तो ये परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। तो यहां से मोजले ने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट की कि जो तत्वों का मूल गुण है वो परमाणु द्रव्यमान नहीं है बल्कि परमाणु क्रमांक है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जिस तरह से एक्सरे का जो आवृत्ति है वो परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उससे एक और बेसिक गुण परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है। तो परमाणु क्रमांक जो है तत्वों का और भी ज्यादा बेसिक गुण है। इसके अलावा दो तत्वों का परमाणु क्रमांक समान भी नहीं होता। ठीक, तो इन्होंने जो मेंडलीव का आवर्त नियम है ना उसमें संशोधन कर दिया। क्या संशोधन किया, बस एक ही शब्द का संशोधन किया है और उससे जो है क्रांतिकारी परिवर्तन जो है केमिस्ट्री के अंदर हो गया। देखो, और वो शब्द कौन सा चेंज हुआ है वो देखिए, मैं नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, अपने ध्यान से देखना कि कौन सा शब्द चेंज हुआ है, फिर मैं आपको बताऊंगा।
कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। इससे पहले मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये शब्द चेंज कर दिया कि परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है, और यही लाइन और कुछ नहीं है, यही आधुनिक आवर्त नियम है। ठीक, और इसको और सरल भाषा में कहें तो कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उसके गुणों में आवर्ती हो जाते थे, यानी यहाँ पर हम परमाणु क्रमांक कर देते हैं। यानी मेंडलीव के आवर्त नियम में परमाणु द्रव्यमान की जगह परमाणु क्रमांक कर दो, आधुनिक आवर्त नियम बन जाता है। ओके, अब आइए बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, जिसको हम आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कह देते हैं। कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार एक टेबल में अरेंज करें, तो एक टेबल जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ऐसी टेबल आपको प्राप्त होगी, ऐसी सारणी आपको प्राप्त होगी, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और ये सारणी जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में ज्यादा विस्तृत है, इसलिए इसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी हम कह देते हैं। तो अब बात करते हैं इस आवर्त सारणी की क्या विशेषता है। तो इस आवर्त सारणी की हम बात करें तो इसमें जो है 7 इस तरह से अक्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक, जैसे इनको हमने यहाँ पर नाम भी दे रखा है, फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक, ये जो अक्षैतिज पंक्तियां हैं इनको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आवर्त या पीरियड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 पीरियड है। पहले पीरियड के अंदर सिर्फ 2 ही तत्व हैं, और इसलिए इसको हम कहते हैं अति लघु आवर्त। क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त। और दूसरे और तीसरे में देखिए, आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सिर्फ 8 तत्व हैं। दूसरे में भी 8 है, तीसरे में भी 8 है, तो ये लघु आवर्त कहलाते हैं। ठीक, चौथे और पांचवें में इसी तरह से 18 तत्व हैं, इनको हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। कौन से आवर्त कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। और छठे में जो है यहाँ पर 32 तत्व हैं। आपको कहोगे सर कि यहाँ पर तो हमें 18 ही दिखाई दे रहे हैं, 32 तो नहीं। तो अगर आप यहाँ पर काउंटिंग को ध्यान से देखें ना, 55 56 57 के बाद सीधा 72 आ जाता है, 72 आ जाता है। तो 57 के बाद 72, बीच वाले कहाँ गए, बीच वाले देखिए कि यहाँ पर स्टार लगा हुआ ना, तो आप इसको थोड़ा नीचे देखोगे ना, तो 57 के बाद 58 से 71 तक यहाँ पर एक सीरीज अलग से लिखी है। वास्तव में इसको दिखाया यहाँ पे गया है ये यहाँ वाले तत्व छठे पीरियड के तत्व हैं, और इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड। ये पहली लाइन जो है ना, ये क्या है, लेंथेनाइड। इसी तरह से दूसरी लाइन जो है एक्टिनाइड है। एक्टिनाइड जो है 7वें ग्रुप का पार्ट है। ओके, तो इससे पहले छठे ग्रुप की बात कर लेते हैं। छठे ग्रुप में कितने तत्व हैं, 32 तत्व हैं, इसलिए इसको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। जबकि 7वां जो आवर्त है वो अभी तक पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसको अपूर्ण आवर्त कहते हैं। अब देखिए कि 130 पंक्तियों के बाद हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है। यहाँ पर ये 18 स्तंभ है, और हर एक स्तंभ जो है वो वर्ग या ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग या ग्रुप। एक वर्ग या एक ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व हैं उनके जो गुण हैं वो क्या मिलेंगे, उनमें गुणों में समानता मिलेगी, यानी लगभग समान गुणों वाले तत्व जो है वो एक ग्रुप में रखे हुए हैं। तो अब कुछ ग्रुप्स जो है उनके स्पेशल नाम भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पहले ग्रुप में अक्षारीय धातु रखी हुई है सारी। ठीक, तो इसको फर्स्ट ग्रुप भी कह देते हैं, पहला वर्ग भी कह देते हैं, अक्षारीय धातु वर्ग भी कह देते हैं। इसी तरह से दूसरे में अक्षारीय मृदा धातु है। 13वें ग्रुप की बात करें तो इनको हम यहाँ पर जो पहला तत्व है उसके आधार पर इसको नाम दे देते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन परिवार है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो कई बार इनको हम स्पेशल नाम भी दे देते हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन्स भी कह देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको हम चैल्कोजन्स भी कह देते हैं, और यहाँ पर जो 17वां ग्रुप है इनको हेलोजन कह देते हैं।
और सबसे लास्ट में देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये नोबल गैसेज यहाँ पर लास्ट में रखी गई है। जो आवर्त सारणी में 0 ग्रुप था ना, उसको यहाँ पर 18वां ग्रुप में स्थान दिया गया है। और जैसे हम 11th और 12th क्लास में जो स्टडी करते हैं या आगे हायर क्लासेस में भी हम केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे ना, तभी इस पीरियोडिक टेबल में जो ये पहले 2 ग्रुप हैं इनको ग्रुप वाइज, और इसी तरह से लास्ट में 13 से लेकर के 18 तक इनको इस तरह से ग्रुप वाइज याद करना होगा। और बीच में देखिए 3 से लेकर के 12 तक ये थोड़ा सा निचला पार्ट है, डी ब्लॉक, इसको मैं बाद में बताऊंगा। इसको जो है इस तरह से लाइन वाइज याद करना होगा तीनों को, ठीक है। तो इनको याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए जो है कुछ हम अपने हिसाब से अपने वर्ड्स बना सकते हैं जिससे आसानी से याद हो जाएगी। जैसे लीना कर रब से फरियाद, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन इसके ऊपर हम यहाँ रखते हैं तो हलीना कर रब से फरियाद, ठीक है। तो देखिए हलीना है का मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, हलीना सोडियम, कर के रब आरबी से CS और फरियाद FR, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेनेशियम। इसी तरह से दूसरा जो ग्रुप है उसको आप BEMG, CA इनको याद कर सकते हो, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, ठीक है। बाप रॉय, तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, ठीक है। बाप रोए, बाप के पास और कोई चारा भी तो नहीं फिर। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह जो है इस तरह से आगे बैरियम वगैरह आप इनको याद कर सकते हैं। एक बार सिंबल याद होने के बाद आपको तत्वों के नाम तो याद है ही। इसी तरह से अगर 13वां ग्रुप की हम बात करें तो बैंगन, आलू, गोभी इन थाली, तो इस तरह से आप कुछ भी अपना बना करके याद कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह लास्ट तक हीना, नीना और करीना वगैरह जो है इस तरह से आप अपना कुछ भी याद रख सकते हो, ओके। तो बाकी जो ये ग्रुप है ना 6, 7, 8, 9, इसका आपने अपनी तरफ से ऐसा ही कुछ बनाना है इंटरेस्टिंग सा और मुझे कमेंट करके लिखना है, ओके। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस तरह से आसान भाषा में समझा दूं, कुछ बना के दे दूं, तो जो है आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसको मेमोराइज करने के लिए आपके लिए स्पेशल एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा 5 मिनट का, ओके। तो अब देखिए हम बात करते हैं, आगे बात कर रहे थे किसकी, आवर्त सारणी की विशेषताओं के। बीच में मैं आपको ये याद करना सिखाने लग गया था। तो अब मैंने आपको बताया था कि उत्कृष्ट गैसों को लास्ट में लिख दिया गया है, तो मेन तो यही है। और इसके अलावा देखिए कि यहाँ पर ये जितने भी ग्रुप हैं ये किसके आधार पर रखे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर रखे गए हैं। तो जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखिए 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1, ठीक। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन जो s ग्रुप में जाता है, s ऑर्बिटल में जाता है, ओके। और इसी तरह से सेकंड ग्रुप में देखिए 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ओके। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, s ऑर्बिटल में जाता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें, ठीक है। तो क्योंकि यह इन दोनों ग्रुप्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, s ऑर्बिटल में जाता है, तो इसको हम s ब्लॉक का नाम दे देते हैं इन दो ग्रुप्स को। इसी तरह से ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये p ब्लॉक है, ठीक। बीच में जो नीचे वाला भाग है d ब्लॉक है, और सबसे नीचे 2 लाइनें जो लिखी गई ये f ब्लॉक है, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये क्या है, f ब्लॉक है। तो यहाँ पर पूरी टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांट दिया गया है। और अब देखिए यहाँ पर एक रीजन भी है कि एक ग्रुप में रखे हुए जो तत्व हैं उनके गुण जो समान क्यों हैं। उनके गुण इसलिए समान है क्योंकि उनके बाहर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर है, ठीक। और तत्वों के गुण किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तो डिपेंड करते हैं। तो अब देखिए कि इस आधुनिक आवर्त सारणी ने कौन कौन सी समस्याओं को हल कर दिया। एक तो
जैसे समस्थानिकों की समस्या थी। समस्थानिक क्या होते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो। समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में 3 तरह के परमाणु होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली कौन से होते हैं, जिनका परमाणु द्रव्यमान 1 हो, 99.9% से भी ज्यादा ऐसे परमाणु होते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज परमाणु की ऐसी भी होती है हाइड्रोजन के जिनका परमाणु द्रव्यमान 2 हो और कुछ एक का परमाणु द्रव्यमान 3 हो। तो ये एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनका क्रमांक क्या हो, समान, लेकिन द्रव्यमान क्या हो, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो। ये क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार थी। तो द्रव्यमान में इस समस्थानिक को तो जगह मिल गई, लेकिन द्रव्यमान के अनुसार इन दो को कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब आधुनिक आवर्त सारणी में यह समस्या खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी क्या क्रमांक के अकॉर्डिंग इन तीनों समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो समस्थानिकों को अलग से जगह देने की समस्या जो है यहाँ पर समाप्त हो गई है। इसके अलावा जैसे हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी में आर्गन और पोटासियम में देखा, कोबाल्ट और निकल कि इनमें जो है ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वालों को पहले रख दिया और कम परमाणु द्रव्यमान वालों को बाद में रखा, तब जाके जो है इनके गुण जो है उस ग्रुप में मिले, अदरवाइज गुण नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने तत्वों को परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो ये समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी में कुछ एक डिफेक्ट रह गए हैं उनकी, कि एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो स्पष्ट नहीं है। हाइड्रोजन के कुछ एक गुण जो हैलोजन में मिलते हैं, 17वें ग्रुप में मिलते हैं, कुछ एक गुण पहले में मिलते हैं, फिर भी इसको पहले के ऊपर रखा गया है। तो इसकी पोजीशन एग्जैक्टली स्पष्ट नहीं है, ठीक है। और कुछ गुण ऐसे भी है जो नए अल्कली मेटल्स यानी पहले ग्रुप में मिलते हैं, नए 17वें में मिलते हैं, तो इसकी पोजीशन अभी तक स्पष्ट नहीं है। दूसरा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, इसको मुख्य सारणी के बजाय जो नीचे 2 लाइनें अलग से बना के जगह दी गई है, जो कि इसके टेबल के स्ट्रक्चर से थोड़ा अलग रख दिया, तो ये स्थान जो है उपयुक्त नहीं लग रहा है। ओके। और कुछ तत्व जैसे हैं जिनके गुण समान है लेकिन फिर भी इनको अलग उसमें ग्रुप्स में रखा गया है, जैसे कॉपर और मरकरी के गुण समान मिलते हैं, बेरियम और यहाँ पर लेड के समान मिलते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अलग रखा गया है। तो ये थोड़े मोटे डिफेक्ट्स हैं, लेकिन ये ज्यादा इतना मायने नहीं रखते, लेकिन इसकी विशेषताएं जो है इतनी ज्यादा है कि पूरी केमिस्ट्री की स्टडी जो है पीरियोडिक टेबल से आसान हो गई है। अब आइए आगे बात करते हैं 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC नाम की। अब देखिए, किसी भी तत्व का नाम जो है कौन ऑथराइज करता है, IUPAC ऑथराइज करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके। और ज्यादातर तत्वों के नाम जो है उनके शोधकर्ताओं के नाम के आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके शोधकर्ताओं पे के नाम पर भी क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे 104 परमाणु क्रमांक वाला तत्व जो है उसको अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तो इसको रदरफोर्डियम कह दिया, जो कि रूस के वैज्ञानिक थे उसको कुर्साटोवियम कह रहे थे, ठीक। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए IUPAC ने एक और संस्था का गठन कर दिया जिसको CNIC कहते हैं, कमीशन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कहता है कि जब तक यहाँ पर ये विवाद खत्म नहीं हो जाता, कन्फर्म नहीं हो जाता कि इसकी खोज किसने की है, तब तक इसका जो है एक और नाम हम देंगे जो IUPAC नाम से होगा, ठीक। और यानी कहने का मतलब जब तक खोज सिद्ध न हो जाए तब तक हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नाम एक और तरीके से देंगे, ठीक है, जिसको हम IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं, IUPAC नामकरण पद्धति कहते हैं। तो देखिए कि जैसे 100 से अधिक वाले जितने भी डिजिट होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती है, 100, 101, 102, 103, ठीक है,
तो लगभग 118 तक तत्व हैं। तो इन संख्याओं में देखिए 3 डिजिट है, 3 अंक हैं। ठीक, तो IUPAC जो नामकरण है इसका, IUPAC नाम जो होगा उसमें भी 3 शब्द होंगे। ठीक है, 3 अक्षर होंगे। ठीक, यानी IUPAC नाम जो है इन्हीं डिजिट के आधार पर 3 अक्षरों का बना होगा। ठीक, और जो अंक है उसका नाम दिया गया है। 0 को नाम नील कहते हैं, नील। 1 को UN, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। और ये इनके सिंबल दिए हुए हैं। ठीक, जैसे 101 का नाम लिखना अपन है, 101 का नाम लिखना है, तो यहां पर पहला 1 है, 1 को कहते हैं एन, फिर 0 तो नील, और फिर 1 है तो फिर एन। ठीक, और लास्ट में हम IUM मोड लगा देते हैं। ठीक, ये सभी के लगाना है आपने IUM। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि पहला जो अक्षर आपने बड़ा करना है, बाकी सारे छोटे रखने हैं। और इसका सिंबल लिखेंगे तो भी पहला अक्षर बड़ा, अन, नील और अन। ठीक, ये इसका सिंबल हो गया। ओके, इसी तरह से 102 वाले का लिखना है तो 1 के लिए एन, 0 के लिए नील और 2 के लिए बाई, और फिर IUM इसके पीछे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो आई है इसको 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, इसको एक ही बार लगाएंगे। ठीक, अन नील बायम। ओके, तो देखिए कि ये सारे नाम आप लिख सकते हैं आसानी से। एक बार लिख के देख लेना, और यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, इसके साथ कंपेयर करना। फिर इनके सिंबल भी आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इनके जो अधिकृत नाम हैं, ठीक है, बाद में जैसे इनके खोजकर्ताओं की जैसे कंफर्मेशन हो गई थी, उसके बाद खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर इनको नाम दिया गया। जैसे 101 वाले को मेंडलीवियम नाम दिया है। ठीक है, 102 वाले को नोबलियम नाम दिया गया है। इसी तरह से आगे वाले नाम आप याद कर लेना इनके। और उसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, T ब्लॉक और F ब्लॉक। अगले लेक्चर में हम इन 4 ब्लॉक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।